स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं गर्भ निरोधन के सर्जिकल मेथड या शल्य क्रिया विधि। तो इसमें शल्य क्रिया विधि में हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोक देना। आपको पता है मेल में स्पर्म गैमीट बनते हैं और फीमेल में एग गैमीट बनता है, और स्पर्म और एग के ट्रांसपोर्ट को रोक देना ही इस सर्जिकल मेथड का मेन प्रिंसिपल है। इसी को स्टरलाइजेशन या बध्यकरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसको हम टर्मिनल मेथड्स के रूप में यानी अंतिम मेथड के रूप में यूज़ करते हैं। इसके अंतर्गत मेल में वैसेक्टोमी यानी शुक्रवाहिका उच्छेदन, और शुक्रवाहिका उच्छेदन में यदि आप याद करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो हमने आपको एक लॉन्ग ट्यूब बताया था जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से हो करके आता है, जिसे कहते हैं वास डिफरेंट या शुक्रवाहिनी। इसी शुक्रवाहिनी को क्या करते हैं कि कट कर दिया जाता है, और कट करने के बाद में इसको टाई अप यानी कि बांध दिया जाता है। इधर भी बांध देते हैं और इधर भी बांध देते हैं। परिणाम स्वरूप स्पर्म यहाँ पर बनते तो हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। जब स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, यही हमारा मेन प्रिंसिपल है। इधर की तरफ इसको भी कट करके और टाई कर दिया जाता है, यहाँ से कट करके टाई कर देते हैं। इसको कहा जाता है वैसेक्टोमी। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी। ये ट्यूबेक्टोमी यानी नलिका उच्छेदन या डिम्बवाहिनी उच्छेदन, ये महिलाओं में यानी फीमेल में यूज़ किया जाता है। इसके अंतर्गत आप याद करें, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो हमने आपको पढ़ाया था फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब या डिम्बवाहिनी। यानी कि इस फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और कट करने के बाद में इसको टाई कर देते हैं, बांध देते हैं दोनों तरफ से। परिणाम स्वरूप जो एग निकलता है वो ट्रांसपोर्ट होकर के नहीं आ पाता, और अगर स्पर्म यहाँ से आए भी तो भी स्पर्म और एग की मीटिंग नहीं हो पाती, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इस प्रकार से ये एक टर्मिनल मेथड्स के रूप में जाना जाता है। खास बात इसकी ये है कि ये रिवर्सिबल नहीं होता है, या इसकी रिवर्सिबल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, आइए। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, संगर्भता का चिकित्सकीय समापन, या इसे प्रेरित गर्भपात इंड्यूस्ड एबॉर्शन के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब, यदि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो भी गई है तो उसको सफल डॉक्टर से या क्या करते हैं, एक अच्छे डॉक्टर से एबॉर्शन के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। कुछ दवाइयों के माध्यम से इसे अबॉर्ट करा दिया जाता है। और ये भारतीय गवर्नमेंट ने MTP को लीगलाइज यानी कि कानूनी मान्यता दी है 1971 में, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविज़न के साथ में। इनमें ये जोड़ा गया है कि ये सिर्फ यूज़ किया जाएगा, MTP इज़ यूज्ड ओनली फॉर प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज के लिए। उन केसों में, इन केस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ हार्मफुल और इवन फीटल फॉर मदर और फीटस और बोथ, यानी कि यदि लगातार प्रेगनेंसी की वजह से मदर को कोई नुकसान हो रहा है, या मदर या फीटस को दोनों के नुकसान होने के चांसेज हैं, या दोनों के डेथ होने के चांसेज हो जाएं, ऐसे कंडीशन में MTP को लीगलाइज यानी कानूनी मान्यता दी गई है। MTP आर सेफ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक MTP यानी सेफ होती है। हाउएवर ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर इट इज़ रिस्कियर, ये रिस्की हो जाता है, या इसके साइड इफ़ेक्ट या ज़्यादा रिस्की हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं लैंगिक संचरित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये वे रोग हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। डिजीजेज आर द इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू वन पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने वाले डिजीज़ को
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या लैंगिक संचरित रोग कहा जाता है। इनको वेनेरियल डिजीज़ भी कहते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि काजल ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है वो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अराउंड ही होता है। इसमें से कुछ डिजीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो हमने लिख रखे हैं। देखें, एक गोनोरिया जो नेसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से होता है। ये सब डिजीज़ और इनके काजल ऑर्गेनिज्म बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। जेनाइटल हर्पीज़, ये HSV सेकेंड यानी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ये वायरस से होने वाला, जेनाइटल हर्पीज़ वायरस से होने वाला, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से होने वाली डिजीज़ है। क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, ये बैक्टीरिया से होता है, इस बैक्टीरिया से। जेनाइटल वार्ड्स, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वायरस से होता है। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, ये प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज़ है। हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। एंड मोस्ट फेमस एड्स, सबको पता है, ह्यूमन ये एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। आपको पता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। एक चैप्टर आएगा इम्यूनिटी, उसी में हम इसके बारे में डिटेल स्टडी भी करेंगे। जितने भी यहाँ पर हमने स्टडी किया और हमने डिजीज़ के नाम लिए, इनमें से हेपेटाइटिस बी एड्स इज़ आल्सो ट्रांसमिटेड, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन, यानी कि एक ही इंजेक्शन से अगर कई लोग उसको शेयर करते हैं तो उनसे भी फैल सकता है। निडल अगर जो यूज़ करते हैं उससे फैलते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर कई लोग यूज़ करते हैं उससे भी फैल जाता है। एंड ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, यानी इन्फेक्टेड ब्लड यदि किसी स्वस्थ मनुष्य को चढ़ा दिया जाए तो उससे भी फैल जाता है। एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर फीटस या चाइल्ड, यानी कि अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे को भी फीटस यानी गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ये हो सकता है, हो जाता है। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस, देखिए 3 डिजीज़ हैं, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज़ एंड एड्स। इन 3 डिजीज़ के अलावा अदर जिनकी बात हमने की है वो सब के सब कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं यदि वो पहले ही शुरुआती स्टेज में ही वो डिटेक्ट कर लिए जाएं, यानी कि ये 3 कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप टू प्रिवेंट STD, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स यूज़ किए जा सकते हैं STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकने के लिए। अवॉइड सेक्स विथ अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स। दूसरा, ऑलवेज यूज़ कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस, कंडोम का यूज़ करना चाहिए। इफ़ इन एनी डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर, कोई ज़रा भी डाउट हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं फॉर अर्ली डिटेक्शन, ताकि वो आसानी से ट्रीटमेंट किया जा सके। इनफर्टिलिटी, बंध्यता, द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस इवन दे डूइंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल, यानी कि कोई भी कपल अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने या कपुलेशन करने के बावजूद भी वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो ऐसे को कहेंगे फर्टाइल कपल कहा जाएगा, और ये प्रोसेस इनफर्टिलिटी या बंध्यता कहलाती है। अब ये फिजिकल भी हो सकती है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ भी हो सकती है, ड्रग के द्वारा भी हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकती है और इवन साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। कुछ स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट्स हैं जहां पर इनका इलाज किया जाता है और इनको कहा जाता है इनफर्टिलिटी क्लिनिक और इनफर्टिलिटी सेंटर। और ये इनफर्टिलिटी क्लिनिक या इनफर्टिलिटी सेंटर ये कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के करेक्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है, जो डिसऑर्डर है उनको दूर किया जाता है और
जितनी भी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, कई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इनफर्टिलिटी को करेक्ट किया जाता है, क्योर किया जाता है, और इन सब को सहायक रूप से कॉम्प्लेक्टली रूप से कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। यानी कि ऐसे कपल जो चाइल्ड को या माता पिता नहीं, पेरेंट्स नहीं बन सकते, उनको प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कहते हैं, क्योर करके और उनको पेरेंट्स बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें से पहली टेक्नोलॉजी जो आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हिंदी में पात्रे निषेचन कहा जाता है। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, इन विट्रो का मतलब है इनसाइड लेबोरेटरी कंडीशन, इन विट्रो का मतलब इनसाइड लेबोरेटरी कंडीशन। फीमेल से एग को बाहर निकाल लिया जाता है और मेल से स्पर्म को बाहर निकाल लेते हैं, और इनसाइड लेबोरेटरी कंडीशन में टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको फर्टिलाइजेशन के लिए प्रेरित किया जाता है, इसको फर्टिलाइजेशन के लिए प्रेरित करते हैं। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में आपको पता है कि बनता है जाइगोट, और ये जाइगोट फिर डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और इसी एम्ब्रियो को फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फीमेल यूट्रस में। एक्चुअली में चूँकि फर्टिलाइजेशन हुआ है टेस्ट ट्यूब में, इसीलिए इस प्रोग्राम को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। अब जिस फीमेल से हम एग को लेते हैं उसे कहते हैं फीमेल डोनर, और जिस मेल से स्पर्म को लेते हैं उसे कहते हैं मेल डोनर। वही चीज़ें हमने यहाँ पर बताई। नेक्स्ट है, इसी में एक आता है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। देखिए बच्चों, युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण, यानी कि जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। देखें यहाँ पर हमने बताया फर्टिलाइजेशन बाहर कराते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसी फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बना। अगर इस जाइगोट को हम ट्रांसफ़र करा देते हैं, चूँकि आपको पता है कि जाइगोट बनता कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब में नेचुरल कंडीशन में, तो जाइगोट को हमें ट्रांसफ़र कराना कहाँ पड़ेगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो यदि जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करा देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब यदि एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कराते हैं तो इसको कहते हैं ET, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। नेक्स्ट, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र, व्हेन एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफ़र डायरेक्टली इनटू द यूट्रस। आपको पता है, हमने बताया था कि जाइगोट के बाद में क्लीवेज होता है, और क्लीवेज बनने के बाद में जब 8 सेल्स बन जाती हैं तो इसको हम कहते हैं मोरुला स्टेज। ध्यान दीजिए, हमने बताया था 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर, ये सेल्स हैं जो ब्लास्टोमियर हैं, यानी कि 8 सेल्ड स्टेज को जब हम ट्रांसफ़र कराते हैं तो इसको कहाँ कराते हैं, यूट्रस के अंदर। इसको कहते हैं इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी युग्मक अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण। अब गैमीट को इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि इन दिस टेक्निक्स द ओवम फ्रॉम फीमेल डोनर इज कलेक्टेड एंड ट्रांसफर टू अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। देखें यहाँ पर एक फीमेल है, एक फीमेल या फीमेल डोनर, इसे कहेंगे फीमेल डोनर। फीमेल डोनर से हम ओवम को कलेक्ट करेंगे और इस ओवम को एक दूसरे फीमेल में इस फीमेल के अंदर ओवम का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो जब ओवम का प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा है तो ये फीमेल इनफर्टाइल हुई।
और इसमें डेवलपमेंट हो रहा है तो ये फर्टाइल हुई, तो फर्टाइल फीमेल से फीमेल को डोनर की तरह काम करती है और इससे ओवम को कलेक्ट करते हैं और इस ओवम को इन फर्टाइल फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर, चूँकि ये ओवम गैमीट है, गैमीट को हमने ट्रांसफ़र किया दूसरे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, तो ये हो जाएगा GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इस फीमेल में कि फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, यूट्रस नॉर्मल है, बट ओवम का डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ओवम को ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसमें फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, प्रॉपर डेवलपमेंट होता रहेगा। नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। इन दिस टेक्निक स्पर्म्स इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इन लेबोरेटरी कंडीशन टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। ये ऐसे कंडीशन में यूज़ करते हैं, हमने डोनर से, फीमेल डोनर से एग को ले लिया, दिस इज एग, और मेल डोनर से स्पर्म भी ले लिया। इन केस स्पर्म काउंट इज लेस इन मेल, यानी कि मेल में स्पर्म काउंट लेस है। आपको हम पहले ही फर्टिलाइजेशन में बता चुके हैं कि स्पर्म की संख्या अधिक होती है क्योंकि अधिक से अधिक स्पर्म डिजनरेट या नष्ट हो जाते हैं। लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म वन इजैकुलेशन में होते हैं, अधिकतर डेथ हो जाती है। तो इन केस जब स्पर्म काउंट कम होगा तो परिणाम स्वरूप वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो इन केस क्या करते हैं कि स्पर्म को लेकर स्पर्म मेल डोनर से निकालते हैं, फीमेल डोनर से एग निकालते हैं और इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्ट एग में इनाकुलेट करा दिया जाता है। इसी को कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन। इस टेक्निक में मेल डोनर से सीमेन को कलेक्ट कर लिया जाता है, सीमेन मेल डोनर से निकाल लिया जाता है और फिर उसे आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड करा दिया जाता है, आइदर इन वेजाइना और इन यूट्रस, या फिर वेजाइना में अथवा यूट्रस में। और यदि इसी को अगर यूट्रस में कराया जाता है तो एक उसको अलग से नाम दे देते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI, या अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन। अब ये सारी जितनी भी विधि आपने पढ़े हैं, इन सभी विधि में इसमें सर्टिफाइड डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है, यानी कि अच्छे डॉक्टर ही इसको कर सकते हैं और साथ साथ में इसके लिए एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की भी आवश्यकता होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर आज समाप्त होता है। यदि किसी को कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, कहीं समझ में ना आए तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी समय फ़ोन से भी पर्सनल भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।